12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की कॉलेज शिक्षा भी पितृसत्ता की उन बेड़ियों को नहीं तोड़ पा रहे हैं जो महिलाओं की पहचान को केवल मां या पत्नी तक सीमित रखती है। इस रिपोर्ट के पेज नंबर 6 पर एक टेबल दी गई है। वह टेबल आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी। इस टेबल में दिया हुआ आंकड़ा हमको बता रहा है कि 70% महिलाएं रोजगार और उत्पादन की दुनिया से इसलिए दूर हैं क्योंकि बच्चों के लालन पालन और होम मेकिंग के प्रति उनका कमिटमेंट प्राथमिक है। जहां 1% पुरुषों ने घरेलू कामों की वजह से स्वयं को रोजगार से दूर रखा है, वहीं करीब 70% महिलाओं ने घरेलू कामों की वजह से स्वयं को रोजगार से दूर रखा है। यानी घरेलू कामों के प्रति महिलाओं का कमिटमेंट पुरुषों की तुलना में 70 गुना ज्यादा है। नमस्कार, मैं भावना रिखाड़ी। हमारे YouTube चैनल ज़रूरी सवाल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के मेट्रो स्टेशनों या कॉलेज के बाहर खड़े हों तो आपको लड़कियों की एक बड़ी भीड़ दिखाई देगी। आंकड़ों के मुताबिक भारत के इन महानगरों में उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी 50% है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत के महानगरों में कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स में हर दूसरी एक महिला है तो दफ्तरों में उनकी संख्या बहुत कम क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार और परिवार द्वारा लड़कियों की शिक्षा पर हर साल लाखों करोड़ रुपए निवेश किए जाने के बाद भी वे मुख्यतः आदर्श बहू या कुशल गृहिणी बनने का ख्वाब ही देखती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार और परिवार द्वारा लड़कियों की शिक्षा पर हर साल लाखों करोड़ रुपए निवेश किए जाने के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था को उनकी प्रतिभा का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा? क्या आपने कभी सोचा है कि जेंडर समानता की दृष्टि से बड़े शहर आधुनिक और खुले विचारों वाले नहीं हो पाए हैं क्योंकि बड़े शहरों में भी शिक्षित महिलाएं मुख्यतः होम मेकिंग और बच्चों के लालन पालन का ही काम कर रही हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की कॉलेज शिक्षा भी पितृसत्ता की उन जड़ों को हिला नहीं पाई हैं जो महिलाओं की पहचान केवल मां या पत्नी के रूप में देखती हैं? इस तरह के सवालों को समझने के लिए आज के इस वीडियो में हम भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की जून 2026 की एक ताज़ा रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। इस रिपोर्ट का नाम है मिलियन प्लस शहरों में श्रम बाजार की स्थितियां। इस रिपोर्ट के हवाले से हम उन 46 बड़े शहरों के आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे जहां उच्च शिक्षा में तो महिलाओं की भागीदारी 50% है, लेकिन रोजगार के मैदान में यह घटकर मात्र 27% रह जाती है। सवाल यह है कि क्यों हमारी शिक्षा व्यवस्था पितृसत्ता की जड़ों को हिलाने में विफल रही है? क्यों लाखों करोड़ रुपए निवेश करने के बाद भी शिक्षित महिलाएं श्रम बल के बाहर हैं? इस एपिसोड में हम इसी तरह के सवालों पर बात करेंगे। भारत में तेजी से बढ़ती आबादी और गांव से शहरों की तरफ लगातार होते पलायन ने रोजगार के बाजार पर बहुत दबाव बढ़ा दिया है। अच्छी नौकरी, बेहतर इलाज और बच्चों की पढ़ाई लिखाई की उम्मीद में हर साल लाखों लोग गांव और छोटे कस्बों से शहरों की तरफ रुख करते हैं। हालांकि शहरों में आना हर किसी की किस्मत नहीं बदल पाता। सच तो यह है कि हमारे शहर इतने बड़े पैमाने पर आने वाले लोगों के लिए सही और पक्की नौकरियों का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। बड़े शहरों में जिन व्यक्तियों के हिस्से में नौकरी नहीं आती, उसका कारण केवल योग्यता का ना होना नहीं है, बल्कि किसी का महिला होना नौकरी में नहीं होने का बहुत बड़ा कारण है। जी हाँ, महानगरों में रह रहे परिवार पितृसत्ता के नियमों का पालन बहुत कड़ाई के साथ करते हैं। ये परिवार महिलाओं की डिग्रियों पर सांप बनकर बैठ जाते हैं। जैसे ही कोई महिला अपनी हासिल की गई डिग्रियों को छूने की कोशिश करती है, वैसे ही डिग्री पर सांप बनकर बैठे परिवार के लोग जहरीली फुफकार मारते हैं। भारत सरकार द्वारा जारी इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले बड़े शहरों में काम करने वाले पुरुषों और महिलाओं की संख्या कितनी है। रिपोर्ट के मुताबिक छोटे शहरों के मुकाबले इन बड़े शहरों में महिलाओं को पक्की नौकरी मिलने के मौके तो ज़्यादा हैं, लेकिन कमाई के मामले में वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं और उन्हें कम पैसे मिलते हैं। जिन मिलियन प्लस शहरों के लोगों पर यह अध्ययन किया गया है, उनमें से कुछ शहरों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, पटना, रायपुर, दिल्ली, अहमदाबाद आदि।
अपनी बड़ी आबादी के साथ साथ ये मिलियन प्लस शहर रोजगार, व्यापार, उद्योग और शिक्षा के प्रमुख केंद्र भी होते हैं। सर्वे में उन्हीं लोगों को शामिल किया गया जिनकी उम्र 15 साल या उससे अधिक है। आपको अपनी स्क्रीन पर एक टेबल दिख रही होगी। यह टेबल इस रिपोर्ट की पेज संख्या 4 पर दी गई है। इस टेबल से पता चलता है कि सर्वेक्षण के एक भाग के लिए देश के कुल 46 मिलियन प्लस शहरों के 19,541 परिवारों को शामिल किया गया। उन परिवारों के कुल 60,843 लोगों को शामिल किया गया है, जिनमें 27,705 महिलाएं और 31,131 पुरुष शामिल हैं। सर्वेक्षण के दूसरे भाग के लिए शहरी भारत के 1,21,754 परिवारों का अध्ययन किया गया। उन परिवारों के कुल 3,95,080 लोगों का डेटा एकत्र किया गया, जिनमें 1,97,781 महिलाएं और 1,97,279 पुरुष शामिल हैं। इतने बड़े सैंपल साइज के आधार पर मिलियन प्लस शहरों और पूरे शहरी भारत में रोजगार और आय से जुड़े विभिन्न पहलुओं की रिप्रेजेंटेटिव तस्वीर पेश की गई है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से भारत में रहने वाले लोगों की श्रम बल भागीदारी दर का पता चलता है। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि श्रम बल क्या है और इसमें कौन लोग शामिल होते हैं। श्रम बल में वे सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जो या तो किसी रोजगार में लगे हुए हैं या फिर सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहे हैं अथवा काम करने के लिए उपलब्ध हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर एक टेबल दिख रही होगी। यह टेबल इस रिपोर्ट की पेज संख्या 5 पर दी गई है। भारत सरकार की रिपोर्ट की यह टेबल क्या बता रही है? यह टेबल बता रही है कि भारत के महानगरों में अभी भी जेंडर आधारित भेदभाव बहुत ज़्यादा है। अगर इन महानगरों में रोजगार में महिलाओं की भागीदारी की तुलना उच्च शिक्षा यानी कॉलेज स्तर की शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी के साथ करें तो हमें बहुत चौंकाने वाला तथ्य समझ में आता है। भारत के महानगरों में उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी 50% है, लेकिन महानगरों में रोजगार में महिलाओं की भागीदारी मात्र 27% ही है। अब सवाल ये है कि इन दोनों आंकड़ों से हमें क्या समझ में आता है? इन आंकड़ों से हमें यह समझ में आता है कि हायर एजुकेशन में महिलाओं और पुरुषों की बराबर भागीदारी होने के बाद भी रोजगार में पुरुषों की भागीदारी महिलाओं की तुलना में 3 गुना ज़्यादा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के मेट्रो स्टेशन से अपने अपने कॉलेजों को जाती लड़कियों की भीड़ से यह भ्रम बनता है कि महानगर पितृसत्ता और मर्दवाद की कैद से आज़ाद है। लेकिन जब हम इस टेबल में दिए गए आंकड़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो यह साफ समझ में आता है कि महानगरों में पितृसत्ता की पैठ कोई कम नहीं है। क्या महानगरों में मेट्रो, बसों आदि से उतरकर कॉलेजों में जाने वाली महिलाओं की 75% आबादी के दिल दिमाग में बीवी और माँ बनने का ख्वाब पल रहा है? क्योंकि इस रिपोर्ट के आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि उच्च शिक्षा लेने के बावजूद अधिकांश महिलाएं चाइल्ड केयर और होम मेकिंग को स्वयं से किए गए वादे के रूप में देखती हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन 2 कामों के प्रति वे व्यक्तिगत रूप से कमिटेड हैं, यानी वे मान रही हैं कि वे ऐसा किसी दबाव में नहीं कर रही हैं। उनकी ऐसी पहचान का बने रहना इस बात का सबूत है कि 12 साल की स्कूली शिक्षा और कम से कम 3 साल की उच्च शिक्षा के दौरान शिक्षा का पाठ्यक्रम पितृसत्ता की जड़ों को हिलाने में कामयाब नहीं हो सका। केवल केंद्र सरकार की बात करें तो वह स्कूली शिक्षा पर 1,20,000 करोड़ और उच्च शिक्षा पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। अगर ये मान लिया जाए कि इसमें से आधा पैसा लड़कियों की शिक्षा पर खर्च होता है तो फिर हम कह सकते हैं कि उनकी शिक्षा पर 85,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यदि इसमें राज्यों और परिवारों द्वारा किया जाने वाला खर्च भी जोड़ लें तो लड़कियों की शिक्षा पर किए जाने वाला इन्वेस्टमेंट कई लाख करोड़ रुपए में होगा। इतना होने के बाद भी इन 15 सालों में उन्होंने जो योग्यता हासिल की है और जिन कुशलताओं में दक्षता प्राप्त की है उसका लाभ उत्पादन की दुनिया को नहीं मिल पा रहा है। इतने इन्वेस्टमेंट के बाद भी वे अपनी भूमिका प्रोडक्शन में नहीं, रिप्रोडक्शन में ही मान रही हैं, क्योंकि पितृसत्ता ने उनसे जो उम्मीदें बांध रखी हैं वे उन पर तो खरी उतर रही हैं, लेकिन उनसे शिक्षा ने जो आस लगा रखी है उसको वे महत्वपूर्ण नहीं मानती। यह निष्कर्ष केवल मेरा या किसी दूसरे आम व्यक्ति का नहीं है, यह कहना है भारत सरकार का। भारत सरकार की यह रिपोर्ट बता रही है कि गाँव में तो छोड़िए, मिलियन प्लस शहरों में भी महिलाएं पितृसत्ता द्वारा तय की गई भूमिकाओं को ही महत्व दे रही हैं।
12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की कॉलेज शिक्षा भी पितृसत्ता की उन बेड़ियों को नहीं तोड़ पा रही हैं जो महिलाओं की पहचान को केवल मां या पत्नी तक सीमित रखती है। इस रिपोर्ट के पेज नंबर 6 पर एक टेबल दी गई है। वह टेबल आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी। इस टेबल में दिया हुआ आंकड़ा हमको बता रहा है कि 70% महिलाएं रोजगार और उत्पादन की दुनिया से इसलिए दूर हैं क्योंकि बच्चों के लालन पालन और होम मेकिंग के प्रति उनका कमिटमेंट प्राथमिक है। जहां 1% पुरुषों ने घरेलू कामों की वजह से स्वयं को रोजगार से दूर रखा है, वहीं करीब 70% महिलाओं ने घरेलू कामों की वजह से स्वयं को रोजगार से दूर रखा है। यानी घरेलू कामों के प्रति महिलाओं का कमिटमेंट पुरुषों की तुलना में 70 गुना ज्यादा है। जहां केवल 1% पुरुष घरेलू कामों के कारण रोजगार से दूर हैं, वहीं 70% महिलाओं के लिए घर की जिम्मेदारी करियर की राह में सबसे बड़ी बाधा है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में इसे मैरिज पेनल्टी और चाइल्ड पेनल्टी कहा है। वर्ल्ड बैंक मैरिज पेनल्टी को महिलाओं के लेबर फोर्स में शामिल होने और रोजगार में आने वाली उस स्वतंत्र गिरावट के तौर पर परिभाषित करता है जो शादी के तुरंत बाद लेकिन बच्चे होने से पहले होती है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार साउथ एशिया में भारत ऐसा देश है जहां मैरिज पेनल्टी सबसे ज्यादा है। यानी भारत में शादी के कारण महिलाएं रोजगार से हाथ धो बैठती हैं। यानी भारत में सबसे ज्यादा महिलाएं शादी करने का दंड चुकाती हैं। भारत सरकार की यह रिपोर्ट भी कह रही है कि यहाँ महिलाएं शादी करने का दंड अपना रोजगार खोकर चुकाती हैं। यह स्थिति एक तरफ तो भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक संस्कृति की मजबूत और गहरी जड़ों का पता बताती हैं, वहीं दूसरी ओर यह भी बताती है कि शिक्षा वैसी संस्कृति, समझ और साहस विकसित करने में असफल रही है जिसका वादा वो विभिन्न शिक्षा आयोगों और शिक्षा नीतियों के माध्यम से करती आई है। यह एक बड़ा विचारणीय विषय है कि स्कूलों और कॉलेजों में लड़कों के बराबर अनुपात में पढ़ने वाली लड़कियां आगे चलकर अचानक श्रम बल से कहां गायब हो जाती हैं। स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक लड़कियां पढ़ाई के हर स्तर पर लड़कों के बराबर और कई बार उनसे बेहतर प्रदर्शन करती दिखाई देती हैं। लेकिन जब बात नौकरी, करियर और आर्थिक आत्मनिर्भरता की आती है तो वे काफी पीछे छूट जाती हैं। ऐसे में यह सवाल उठना जरूरी है कि क्या पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा और कई योजनाओं के जरिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं की पढ़ाई पर खर्च किए जाने वाले बजट का वास्तविक फायदा हो रहा है? बहुत बड़ी संख्या में पढ़ी लिखी और योग्य महिलाओं की प्रतिभा का लाभ देश की अर्थव्यवस्था को नहीं मिल पा रहा है। अगर इन महिलाओं को नौकरी में पुरुषों के बराबर मौके मिले तो देश को और भी बेहतरीन डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, एंटरप्रेन्योर और नए विचार मिल सकते हैं। महिलाओं की श्रम बल में बढ़ी हुई भागीदारी न केवल लैंगिक समानता लाएगी बल्कि इससे देश की आर्थिक प्रगति को भी एक नई रफ्तार मिलेगी। महिलाओं के श्रम बल से बाहर रहने के पीछे सबसे बड़ी वजह हमारे समाज और परिवार की पितृसत्तात्मक मानसिकता है। समाज आज भी महिला को मुख्य रूप से एक अच्छी गृहिणी, आदर्श बहू या देख-रेख करने वाली भूमिका के इतर देखने में झिझकता है। हालांकि बड़े शहरों में इस सोच में कुछ हद तक बदलाव जरूर आया है, लेकिन ग्रामीण और छोटे कस्बों में आज भी लड़कियों की पढ़ाई से ज्यादा प्राथमिकता उनकी शादी को दी जाती है। चाहे बात संयुक्त परिवार की हो या न्यूक्लियर परिवार की, जब भी बच्चों की देखभाल या घर की जिम्मेदारियों के लिए किसी एक को करियर दांव पर लगाना हो तो हमेशा महिला को ही त्याग करना पड़ता है। मिलियन सिटीज में महिलाओं के रोजगार पाने में मुख्य बाधा परिवार का ढांचा है। इस रिपोर्ट से यह भी संकेत मिलता है कि पितृसत्तात्मक परिवार के खिलाफ और अपनी योग्यताओं और कुशलताओं के पक्ष में महिलाओं को जिस मात्रा में संघर्ष करना चाहिए उस मात्रा में वे संघर्ष नहीं कर रही हैं। मिलियन सिटीज में महिलाओं के रोजगार पाने की राह में काम की जगह का दूर होना या काम का उपयुक्त जगह पर ना होना इतने प्रभावी कारण नहीं हैं कि वे महिलाओं की रोजगार तक पहुंच में बाधा बन सके। उनके और रोजगार के बीच पितृसत्तात्मक मान्यताएं ही मुख्य कारण हैं। आज की हमारी चर्चा से यह स्पष्ट है कि भारत के 46 मिलियन प्लस शहर जो प्रगति और आधुनिकता के प्रतीक माने जाते हैं, वहां भी एक गहरी लैंगिक असमानता मौजूद है।
इन शहरों में जहां उच्च शिक्षा में लड़कियां लड़कों के बराबर खड़ी हैं, वहीं लेबर फोर्स में उनकी भागीदारी केवल 27% पर सिमट कर रह गई है। यह आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वह कौन सी दीवार है जिसे पार करना आज भी भारतीय महिलाओं के लिए मुश्किल बना हुआ है। इस रिपोर्ट में एक और आंकड़ा दिया हुआ है जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि भारत के शहरों और मिलियन सिटीज में पुरुषों और महिलाओं की औसत कमाई में काफी अंतर है। उदाहरण के लिए मिलियन सिटीज में जहां सेल्फ एम्प्लॉयड पुरुषों की 30 दिन की कमाई 34,000 रुपए है, वहीं महिलाओं की कमाई मात्र 16,000 रुपए ही है। एक और उदाहरण लेते हैं। मिलियन सिटीज में सैलरी पर काम करने वाले पुरुषों की 30 दिन की कमाई 31,000 रुपए है, तो महिलाओं की 24,000 रुपए। मिलियन सिटीज में सैलरी पर काम कर रहे पुरुषों और महिलाओं की कमाई में 7,000 यानी 23% का अंतर है। क्योंकि हम शिक्षा के विद्यार्थी हैं, इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी भी है कि हम सरकार के आंकड़ों से सामने आई महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए शिक्षा की भूमिका पर भी बात करें। स्रोतों के अनुसार लड़कियों की शिक्षा पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और परिवार मिलकर हर साल कई लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। लेकिन जब 70% शिक्षित महिलाएं केवल होम मेकिंग और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी के कारण पेशेवर दुनिया से बाहर रहती हैं, तो यह न केवल उनकी प्रतिभा का नुकसान है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर खोने जैसा है। हमारी शिक्षा प्रणाली डिग्री तो दे रही है, लेकिन वह उस पितृसत्तात्मक मानसिकता को हिलाने में विफल रही है जो महिलाओं को केवल आदर्श बहू या मां की भूमिका तक सीमित रखती है। पितृसत्तात्मक मानसिकता को चुनौती देने में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके लिए शिक्षा को यह स्पष्ट करना चाहिए कि महिलाओं की भूमिका केवल रिप्रोडक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रोडक्शन में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम के द्वारा महिलाओं को केवल आदर्श बहू या कुशल गृहिणी बनने के ख्वाब से बाहर निकालकर उन्हें एक आर्थिक इकाई के रूप में स्वयं को देखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। पाठ्यक्रम में ऐसी रोल मॉडल्स और ऐसी कहानियों को शामिल किया जाना चाहिए जिनसे महिलाओं की पहचान उनके पेशे से जुड़ी हो, ताकि वे अपनी इस पहचान को प्राथमिकता के साथ महत्व दे सकें। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो आर्थिक आत्मनिर्भरता को जीवन के एक अनिवार्य लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करे। जब तक शिक्षा का उद्देश्य केवल विवाह के लिए योग्यता प्राप्त करना रहेगा, तब तक महिलाएं रोजगार की दुनिया से बाहर रहेंगी। शिक्षा को यह समझ विकसित करनी चाहिए कि पेशेवर करियर का त्याग करना केवल व्यक्तिगत त्याग नहीं है, बल्कि देश की प्रगति में भी बाधा है। 2024 में वर्ल्ड बैंक ने यह अनुमान लगाया कि अगर एशिया के देश महिलाओं को घरेलू कामों से मुक्त करके रोजगार के क्षेत्र में आने दें, तो इन देशों की जीडीपी कम से कम 13% बढ़ सकती है। शिक्षा को केवल डिग्री देने का माध्यम बनने के बजाय एक ऐसा औजार बनना चाहिए जो महिलाओं के आत्मबोध को बदले और उन्हें समाज द्वारा थोपी गई सीमित भूमिकाओं से मुक्त करे। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। यह वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। मैं भावना रिखारी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।